So hey students, we are here with January and February environment current affairs. यहाँ पर environment और geography के important current affairs को समझेंगे और ना केवल हम यहाँ पे important current affairs को समझने वाले हैं, साथ ही साथ हम लोग इनसे related जो concepts हैं और किस तरह के questions पूछे जा सकते हैं आपके BPSC 71st में, ये हम लोग कवर करने वाले हैं. So this is going to be very very important session and that's why इसका नाम मैंने prelims booster के नाम पे रखा और इसमें मैं करंट अफेयर्स के सारे सेशन करवाने वाला हूँ. अभी हम इन्वायरमेंट से शुरू करेंगे और इसके बाद हम अदर सेशंस को भी कवर करेंगे. जल्दी से आते हैं एक एक करके पॉइंट्स देखते हैं. छत्तीसगढ़ फर्स्ट स्टेट टू लिंक फॉरेस्ट इकोसिस्टम टू ग्रीन जीडीपी. ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ सकता है. क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट में आपने देखा होगा कई जगह पे ये डिस्कस्ड भी है कि छत्तीसगढ़ जो है ये पहला स्टेट बन चुका है जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम को ग्रीन जीडीपी के साथ जोड़ता है. छत्तीसगढ़ बिकेम फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इंटीग्रेट इट्स फॉरेस्ट इकोसिस्टम इनटू ग्रीन जीडीपी कैलकुलेशन. ग्रीन जीडीपी क्या करता है, क्या है ग्रीन जीडीपी, शॉर्ट में, बहुत डिटेल में नहीं जाना. ग्रीन जीडीपी क्या करता है, ये एडजस्ट करता है ट्रेडिशनल जीडीपी बाय डिडक्टिंग इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड नेचुरल रिसोर्स डिप्लेशन. मतलब क्या, आप जब कोई प्रोडक्शन करते हो तो ऑब्वियसली आपको पता है कि एक है इन्वायरमेंट और एक है इकोनॉमी और इनके बीच में ट्रेड ऑफ होता है. तो इन्वायरमेंट अगर हम देखेंगे, इकोनॉमी को हम ग्रो करेंगे तो इन्वायरमेंट में ट्रेड ऑफ होगा. मतलब कि इकोनॉमी ग्रो होगा तो इन्वायरमेंट में उसके प्रभाव पड़ेगी, निगेटिव प्रभाव होगा. तो कितना निगेटिव प्रभाव हो गया और किस तरह से इन्वायरमेंट बेसिकली डिग्रेड कर रहा है, इसको हम लोग एडजस्ट करते हैं. मान लो कि हमने बेसिकली एक पर्टिकुलर ईयर में 100 रुपीज़ का ग्रो किया. अब 100 रुपीज़ ग्रो तो किया, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा 100 रुपीज़ था, लेकिन इस 100 रुपीज़ को ग्रो करने के लिए हमने 20 रुपीज़ का इन्वायरमेंटल लॉस भी किया. हमने लकड़ी काटे, हमने पेड़ काटे, हमने जो वाटर है उसको पॉल्यूट करा. तो हम क्या करेंगे, ग्रीन जीडीपी में हम 100 से, चूंकि ग्रोथ है हमारा और 20 जो है वो हमारा एनवायरमेंटल लॉस है, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा जीडीपी ग्रोथ केवल 80 ही होगा. यही इन जनरल, मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत डिटेल में नहीं जाना, इसी को हम ग्रीन जीडीपी कहते हैं. कंसेप्ट कब ओरिजिनेट हुआ था, 1993 में यूएन हैंडबुक ऑन इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक्स अकाउंटिंग में ये आया था. और बेसिकली ये जो कंटेंट है मैंने ये द हिंदू के इस एक्सट्रैक्ट से लिया है. ग्रीन जीडीपी को किस तरह से कैलकुलेट किया गया और फिर हम बात कर रहे थे कि कैसे बेसिकली छत्तीसगढ़ जो है फर्स्ट स्टेट बना जो कि ग्रीन जीडीपी को कैलकुलेट कर रहा है. अब हमारे नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ में, और ये बहुत प्रोमिनेंटली कवर्ड था सारे ही न्यूज़पेपर में, यहाँ द हिंदू में ये कवर्ड होता दिखाया गया है. इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है 150 ईयर्स अपने सेलिब्रेट किया. और कब हुआ, 15 जनवरी 2025. सो ये याद रखना, जब भी इस तरह के 100th ईयर, 150th ईयर और इस तरह के जब कोई एनिवर्सरी सेलिब्रेट होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो आईएमडी के बारे में कब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानना, जैसे ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1875 में इस्टेब्लिश किया गया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंटिस्ट. वेरी इंपॉर्टेंट. हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है और इसका 6 रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर. देखना, मैंने केवल वही पॉइंट यहाँ दिए हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए वैलिड है. मैंने और कुछ भी नहीं लिखा है, बहुत कम पॉइंट्स में, बिकॉज ऑब्वियसली एग्जामिनेशन टाइम में आपको रिवीजन करना इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग चैलेंज एंड दैट्स वाई मैंने बहुत कम पॉइंट्स यहाँ पे डाले. इट हैज़ also one of the 6 regional specialized meteorological centers under WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं इंडिया मिशन मौसम. क्या है, लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी ऑन 14 जनवरी 2025 ड्यूरिंग IMD 150th एनिवर्सरी. तो केवल देखो एक बेसिकली करंट अफेयर्स है, दूसरा करंट अफेयर्स लिंक है. क्या है ये, क्या है मिशन मौसम, मेक इंडियाज वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्टार्ट. सो इंडिया को वेदर रेडी और क्लाइमेट स्मार्ट बनाना है. 2000 करोड़ का बजट दिया गया है 2 साल के लिए. और कौन इंप्लीमेंट करने वाला है इस मिशन मौसम को, IMD, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी एंड नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग. क्या है मिशन मौसम, ये बेसिकली IMD का जो मेन काम है ना, IMD का जो काम है वेदर फोरकास्ट, इसको और भी बेहतर करना और भी साइंटिफिक करना. ठीक है. सो अगेन नेक्स्ट इसी से रिलेटेड आप देखेंगे कंसेप्ट, भारत क्लाइमेट फोरम लॉन्च्ड. और देखोगे आप यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स में इसे कवर भी किया गया था प्रोमिनेंटली.
सो क्या है भारत फोरम? इट एम्स टू पोजीशन इंडिया एज अ क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग हब। सो भारत क्लाइमेट फोरम क्या है? ये एक क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग हब क्रिएट करने की बात करता है। ये प्लेटफॉर्म यूनाइट्स पॉलिसी, इंडस्ट्री, फाइनेंस एंड रिसर्च स्टेक होल्डर, सबको एक जगह बैठा करके, एक जगह मिला करके, सबके एक्सपर्टाइज को लेकर के बेस्ट ऑफ बेस्ट निकाल करके कोशिश करता है कि किस तरीके से क्लीन टेक्नोलॉजी का एक मैन्युफैक्चरिंग हब, ग्रीन टेक्नोलॉजी का एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। भारत क्लाइमेट फोरम, अ नेशनल वाइड प्लेटफॉर्म डेडिकेटेड टू यूनिफाई स्टेक होल्डर फ्रॉम पॉलिसी, इंडस्ट्री, फाइनेंस, रिसर्च टू एक्सप्लोरेट क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग इंडिया, वॉज लॉन्च्ड ऑन फ्राइडे। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन होस्ट किया था इस पर्टिकुलर फोरम को? सेंटर फॉर इंडिजीनियस इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग, CIEU, एंड डालबर्ग एडवाइजर्स। अगेन ये दोनों नाम याद रखना, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि होस्टेड बाय या किसने होस्ट किया था। सपोर्टेड बाय MNRE, नीति आयोग एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस। सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में भी हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स असेसमेंट किया गया 2024 का। अब यहाँ पे 2024 लिखा गया, इसका मतलब ये पुराना डेटा नहीं है। ध्यान रखना है कि अभी ये डेटा आया है, 2025 का डेटा अवेलेबल नहीं है। सो इसीलिए 2024 का डेटा यहाँ पे आपको दिख रहा है। सो क्या है ये डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट? भैया ये एक ऐसा रिपोर्ट है जिसने कौन रिलीज किया था? यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर। और कौन है ये? CR पाटिल। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज की कैपेसिटी है 446 BCM, और अगर हम देखें तो ये बढ़ गया है 15 BCM से फ्रॉम लास्ट ईयर। सो अगेन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। सो BCM क्या होता है? बिलियन क्यूबिक मीटर। सो ये शॉर्ट फॉर्म में, आई होप आप लोगों को पता ही होगा। एनुअल एक्सट्रैक्शन क्या है? सो 245 बिलियन क्यूबिक मीटर है, जो कि कम गया है बेसिकली 3 BCM से। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया को देखें तो, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट इंडिया हमेशा से जियोलॉजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को देखें तो वहाँ पे 100% एक्सेलेंट क्वालिटी ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन अवेलेबल है। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे जो रिपोर्ट है, ग्राउंड वाटर असेसमेंट रिपोर्ट में आता है। ठीक है, अगेन इसी के ऊपर जो है आपको द हिंदू का एक्सट्रैक्ट भी दिखता है, जिसमें वो ग्राउंड वाटर असेसमेंट रिपोर्ट के बारे में कुछ, यू नीड नॉट टू गेट इनटू डिटेल्स, आपको पूरा डिटेल देखने की ज़रूरत नहीं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने यहाँ पे बेसिकली आपको बता दिए। बेसिकली आपको ध्यान में रखना है कि ये यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा निकाला गया था, और कौन है मिनिस्टर? CR पाटिल है। नेक्स्ट हम इंडिया फर्स्ट कोस्ट लाइन वेदर बर्ड सेंसस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जामनगर गुजरात में हुआ था ये। और ये जो फर्स्ट एवर कोस्ट लाइन वेदर बर्ड सेंसस है, इंडिया फर्स्ट कोस्ट लाइन वेदर बर्ड सेंसस जामनगर गुजरात में कब हुआ था? 3 से 5 जनवरी के आसपास, जो कि मरीन नेशनल पार्क है वहाँ पे किया गया था। सो ये जामनगर जो है ये 300 से भी ज़्यादा बर्ड स्पेशीज़ को होस्ट करता है, इंक्लूडिंग 50+ वेडर स्पेशीज़। तो वेडर बर्ड की एक बहुत ही खास स्पेशीज़ होती है। सो दैट इज़ वाई ये यहाँ पे किया गया था। तो ये जामनगर गुजरात में किया गया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। हिंदुस्तान टाइम्स ने इसे काफ़ी प्रोमिनेंटली कवर किया था। ठीक है, नेक्स्ट एक बहुत ही छोटा सा एक्सट्रैक्ट है कि एवरेस्ट क्लाइंबिंग फ़ी जो है वो हाइक कर दिया है नेपाल ने। और जब भी ऐसा कुछ कंटेंट आता है तो एवरेस्ट के अराउंड अगर कोई भी कंसेप्ट या कोई भी न्यूज़ रहेगा तो आपको याद रखना, बस इसी के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। जो परमिट फ़ी है वो इंक्रीज़ कर गया है $11,000 से $15,000। कब से? 1 सितंबर 2025 से। न्यू रेगुलेशंस भी लाए गए। 2 क्लाइंबर मस्ट हायर 1 गाइड फॉर माउंटेन एबव 8,000 मीटर। भाई अकेले नहीं जाना है, आपको एक गाइड। और अगर आप जैसे माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर के भी ज़्यादा है, तो अगर इतना हाइट पे जाना है तो आपको एक गाइड तो लेना ही होगा। सो दिस इज़ वन इंपॉर्टेंट थिंग, आप इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं ग्रैप 3, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्रैप 3 जब भी आता है न्यूज़ में, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बिकॉज ये तो वैसे दिल्ली की बात करता, लेकिन फिर इसी के ऊपर आगे इंडिया किस तरीके से जो अपने एयर पॉल्यूशन को फाइट करेगा वो ग्रैप 3 पे निर्भर करता है। क्या है ग्रैप का फुल फॉर्म? क्या है? ग्रेडेड रिस्पॉन्स
एक्शन प्लान, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ऑब्जेक्टिव क्या है? एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना। कहाँ? नेशनल कैपिटल रीजन में। रिस्ट्रिक्शन क्या होता है ग्रैप 3 के अंदर? ग्रैप 1 भी था, ग्रैप 2 भी था, ग्रैप 3 में क्या रिस्ट्रिक्शन है? बैन ऑन नॉन एसेंशियल कंस्ट्रक्शन और रोड वर्क। भैया रोड वर्क और कंस्ट्रक्शन तुरंत ही रुक जाते हैं। बैन ऑन BS3 पेट्रोल एंड BS4 डीजल 4 व्हीकल इन दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद एंड गौतम बुद्ध नगर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो BS3 जो भारत स्टेज 3 पेट्रोल व्हीकल है और भारत स्टेज 4 डीजल व्हीकल है, 4 व्हीलर से, इनमें बैन लग जाता है, ये आप नहीं चला सकते हो। सो दैट्स वाई दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको याद रखना है कि ग्रेप 3 जो है वो बेसिकली जो है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए लगाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम आते हैं सोनमर्ग टनल के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसने बेसिकली इनाग्रेट किया? प्राइम मिनिस्टर ने 13 जनवरी 2025 को इनाग्रेट करा। लोकेशन कहाँ था? गंदरबल डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल कश्मीर में। और ये क्या करेगा? ये ट्रैवल टाइम जो है वो गंगागीर और सोनमर्ग के बीच में 20 से 25 मिनट का ले आने वाला है। तो दैट्स वाई दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये 2015 में बना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कंप्लीट 2024 में हुआ और इनाग्रेट किया गया 13 जनवरी 2025 को हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा। ठीक है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी। अगेन ये PIB से ये पूरा का पूरा डिटेल मैंने लिया हुआ है। और यहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर में जो है ये एक नया चैप्टर डेवलपमेंट का लिख रहा है, ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं इंदौर उदयपुर बिकम एक्रेटेड वेटलैंड सिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस तरह के क्वेश्चंस, वेटलैंड से रिलेटेड क्वेश्चन, रामासार साइट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंडियाज फर्स्ट सिटी टू गेन वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन अंडर रामासार कन्वेंशन। रामासार कन्वेंशन 1971 में हुआ था। आप होप सबको पता होगा। ये कन्वेंशन किस चीज़ के लिए है? प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड के लिए। भोपाल को भी नॉमिनेट किया गया था, लेकिन कुछ इकोलॉजिकल कंसर्न के कारण भोपाल इस पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं आ सका। टोटल कितने हैं? टोटल ऑफ 31 न्यू सिटीज ग्लोबली एक्रेटेड इन दिस राउंड। ग्लोबल लिस्ट नाउ है 74 सिटीज़। तो 31 सिटीज़ को ऐड किया गया और अब टोटल सिटीज़ 74 हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि इंदौर और उदयपुर को एक्रेडिटेड वेटलैंड सिटीज़ के रूप में देखा गया। एक्रेडिटेड अवार्ड साइट्स सिटीज़ फॉर वैल्यूइंग वेटलैंड्स इन अर्बन प्लानिंग। सो किनको मिलता है ये अवार्ड या रिवॉर्ड? ये उनको मिलता है जो बेसिकली अपने सिटी प्लानिंग में, अर्बन प्लानिंग में वेटलैंड को वैल्यू करते हैं। सो अगेन ये सारे ही न्यूज़पेपर में, यहाँ द हिंदू का एक्सट्रैक्ट है। इंदौर एंड उदयपुर बिकम फर्स्ट टू इंडियन सिटी टू ज्वाइन ग्लोबल लिस्ट ऑफ एक्रेडिटेड सिटीज़। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस के बारे में। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस जो है वो क्या है? लॉन्च्ड बाय डेनमार्क। डेनमार्क ने लॉन्च किया। स्ट्रेंथन सस्टेनेबल एनर्जी कॉर्पोरेशन विथ इंडिया। इंडिया और डेनमार्क के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट अलायंस है। एम्स टू सपोर्ट इंडियाज नेट जीरो गोल, जो इंडिया ने बनाया है। ये गोल याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंडिया ने नेट जीरो इमिशन का गोल बनाया है 2070 तक, और डेनमार्क ने इसे 2045 में ही बोला है। डेवलप्ड कंट्री है, बोला है कि हम पहले ही ये काम कर देंगे। ऑपरेट्स अंडर ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप 2020 के अंदर ये ऑपरेट करता है। इंक्लूड 3 वर्किंग ग्रुप, रेन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन फ्यूल्स और एनर्जी इफिशिएंसी। ये याद रखना है, आप मेंस में इसको ज़रूर यूज़ कर सकते हो। तो रेन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन फ्यूल और एनर्जी इफिशिएंसी की बात करता है। बिल्ड्स ऑन सक्सेस ऑफ ग्रीन फ्यूल अलायंस इन इंडिया। सो ग्रीन फ्यूल अलायंस जो इंडिया में था, इसी के ऊपर ये बेसिकली आगे काम करते हैं। देखिए ये मैंने बेसिकली मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो डेनमार्क का है वहाँ से लिया है। डेनमार्क फॉर स्ट्रैटेजिक अलायंस फॉर ग्रीन ट्रांजिशन विथ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। नेक्स्ट हम बात करेंगे काली फंड। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, प्रोमिनेंटली हर जगह कवर्ड था। काली फंड जो है वो February 25, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, February 25, 2025 को लॉन्च किया गया। COP16 के अंतर्गत कहाँ हुआ था? ये जगह कई बार पूछ लिया जाता है, इसलिए इस तरह के जगह जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रोम में हुआ था, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो रोम में हुआ था COP16 के अंतर्गत अंडर UN कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सो जो UN कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होता है उसके अंतर्गत इसे किया गया था। और ये बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट्स कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ये सपोर्ट करता है।
funded by private companies using digital sequence information. So ये जो काली फंड है ये प्राइवेट कंपनीज के द्वारा फंड है. आपके एग्जाम में पूछ लेगा प्राइवेट कंपनीज के द्वारा फंडेड है या गवर्नमेंट कंपनीज के द्वारा फंडेड है. तो दिस बिकम्स very very important. It is going to collect money from private companies, and companies are using genetic data from nature in businesses. So first global biodiversity fund है to get direct business contribution in pharma, biotech and cosmetic. एक ऐसा फंड है जो डायरेक्ट बिजनेस कंट्रीब्यूशन लेगा किस सेक्टर में, फार्मा सेक्टर में, बायोटेक सेक्टर में और कॉस्मेटिक सेक्टर में. सो दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और इस सिस्टम के अंतर्गत आपको कंट्रीब्यूट करना होगा पार्ट जो कि बायोड, चूँकि आप बेसिकली इट्स लाइक जैसे हम लोग इंडिया में देखते हैं, इंडिया में बेसिकली कई कंपनीज हैं जिनको CBD करना पड़ता है. सो बेसिकली आप लोग मुझे बताएंगे CBD क्या होता है, फुल फॉर्म क्या है CBD का. सो कई कंपनी अपने प्रॉफिट का एक परसेंटेज जो है CBD के रूप में करती है. ठीक वैसे ही एक ऐसा सिस्टम है काली फंड के अंतर्गत वेयर प्राइवेट कंपनीज जो नेचर के साथ बहुत ज़्यादा बेसिकली रिलेट करती है, उन्हें जो नेचर से लेती है उन्हें एक फ़ंड के रूप में यहाँ पे देना होगा जो कि COP16 के अंतर्गत बना था. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. सो यहाँ पे इनफैक्ट जो UN का साइट है मैंने वहीं से ये पूरा का पूरा जो प्रेस रिलीज था, द काली फंड लॉन्च्ड इन द मार्जिन ऑफ रिज्यूम सेशन ऑफ COP16 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना है. फिर हम लीड के बारे में बात करेंगे. बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था लीड ग्रीन बिल्डिंग रैंकिंग 2024 और इंडिया इसमें थर्ड रैंक, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है विद 8.5 मिलियन GSM सर्टिफाइड स्पेस. सो GSM क्या है, ग्रीन बिल्डिंग रैंकिंग सर्टिफाइड स्पेस. सो 8.5 बिलियन जो है GSM इंडिया को बेसिकली हम देखें तो सर्टिफाइड स्पेस मिलता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंडिया ऑब्वियसली ध्यान रखना है कि इंडिया का थर्ड स्पॉट रहा था. नेक्स्ट चाइना जो है टॉप करता है विद 25 मिलियन GSM फॉलोड बाय कनाडा. ये याद रखना है कि इंडिया तो ऑब्वियसली सेकंड आया, थर्ड आया, लेकिन चाइना यहाँ टॉप किया. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. 370 प्रोजेक्ट सर्टिफाइड इन इंडिया अक्रॉस बिल्डिंग्स एंड स्पेशेस. सो 370 प्रोजेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लीड मैनेज्ड इन इंडिया बाय ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन INC. सो इंडिया में जो लीड प्रोजेक्ट है या लीड ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन है वो बेसिकली जो है ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन के द्वारा दिया जाता है. सो दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, चलिए. सो अब हम बात करते हैं नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट. भाई ये जब आया था तो कई सारे जो है इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने कवर किया था. क्या है सबसे पहले, क्यों ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इन्होंने जीता है स्कॉच अवार्ड फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन एंड इनकम जनरेशन. एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा भाई कौन जीता है, तो भाई नागालैंड जीता. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कवर्स 185 विलेज, 11 डिस्ट्रिक्ट एंड 79,096 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट एरिया. फोकस क्या करता है, झूम रिहैबिलिटेशन एंड लाइवलीहुड वाया 555 सेल्फ हेल्प ग्रुप. ये रैंकिंग नहीं इंपॉर्टेंट है बट ये याद रखना है कि जो झूम रिहैबिलिटेशन है, झूम कल्चर एग्रीकल्चर के बारे में पता है आप लोगों को, स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, वो इसको बेसिकली सपोर्ट करता है. प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या है, 2017 से 2027. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीशन की तरफ आ रहा है, इसलिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. बहुत सारे न्यूज़ एक्सट्रैक्ट में कवर किया था. ये इनका लोगो है और जो नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट है ऐसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, बहुत ही प्रेस्टाइन एरिया है. नेक्स्ट अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंटिंग 2025. ये जो बर्ड काउंटिंग है ग्रेट बैकयार्ड, ये वेस्ट बंगाल जो है इसमें टॉप करता है. इनफैक्ट ये तीसरा बर्ड काउंट है, ये याद रखना. दिस इज द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर बंगाल रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज ड्यूरिंग ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंटिंग. सो जो इंडिया के लिस्ट में 543 बर्ड स्पीशीज़ के साथ वेस्ट बंगाल टॉप करता है. ये ही एक ऐसा सवाल है जो डायरेक्टली आपका, तो वेस्ट बंगाल का रैंक आपको जाना. टोटल बर्ड स्पीशीज़ रिकॉर्डेड इन इंडिया कितने हैं, 1068, जो कि पहले 1036 था 2024 में, बढ़ के 2025 में 1068 हो गया है. एंड टोटल चेकलिस्ट सबमिटेड फ्रॉम इंडिया जो है वो 44,000. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और अगेन ये भी कई जगह कवर्ड था प्रॉमिनेंटली. नेक्स्ट अगेन ये तो इतना ही इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली इनफैक्ट कई जगह पे मैंने इसके बारे में बात सुनी है. इंडियाज़ फर्स्ट
बायो बैंक इन अ जू, और कौन से जू में है? दार्जिलिंग जू में। डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। लॉन्च्ड बाय पंजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क इन कोलैबोरेशन विद सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। प्रिजर्व क्या करते हैं? ये किस तरह का बायो बैंक है भैया? इट प्रिजर्व सेल टिश्यू एंड रिप्रोडक्शन सैंपल फ्रॉम इंडेंजर्ड स्पीशीज, वैसे स्पीशीज जो एंडेंजर्ड है, जिनका खतरा है, जो बेसिकली शायद सर्वाइव ना करें, उनके जो सेल हैं, टिश्यूज़ हैं और रिप्रोडक्टिव सैंपल्स हैं, उनको स्टोर करना जाता है ताकि अगर आगे ज़रूरत पड़े तो हम उसे यूज़ कर सकें। स्टोर जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम 60 एनिमल्स अक्रॉस 23 स्पेशीज़ एट माइनस, क्रायो फ्रीजिंग की जाती है इन सारे टिश्यूज़ की, और एट -196 डिग्री सेंटीग्रेड। और इससे इनाग्रेट किसने किया था, और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनाग्रेट बाय PM मोदी ऑन 9 अप्रैल 2023 अंडर प्रोजेक्ट टाइगर एक्ट 50। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है, ये ट्रीटी कब आया? ये ट्रीटी केम इनटू फोर्स ऑन 23 जनवरी, और हम देखेंगे इसका हेडक्वार्टर इंडिया में। भाई इंडिया ने शुरू करा, इंडिया के इनिशिएटिव से हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर हम पहले ही कर रहे थे और इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फोकस ऑन 7 बिग कैट, कौन कौन है? टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर एंड पूमा। आपसे ये लिस्ट ही पूछ लिया जाएगा। इसमें 27 कंट्रीज, 27+ कंट्रीज जो है इंटरनेशनल पार्टनर्स बने हैं और ये प्रमोट करते हैं कोलैबोरेटिव ग्लोबल कंजर्वेशन। सो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सातों जो है एनिमल्स है, उनका ये पॉइंट यहाँ पे मैंने डाल रखा है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। कई बार क्या होता है कि आप एग्जामिनेशन में बहुत डिटेल में जाते हैं, दैट्स वाई आपको दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैंने यहाँ बिल्कुल प्रिसाइज पॉइंट्स यहाँ पे रखे। वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर जो है वो रीवा में आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर है जो रीवा में आया है, ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम देखेंगे क्या कि ये लास्ट हैबिटेट माना जाता है वाइट टाइगर का। वाइट टाइगर बहुत ही ज़्यादा जो है इंडेंजर्ड स्पेशीज़ है, एंड दैट इज़ वाई ये ऐसा माना जाता है कि वन ऑफ द लास्ट सेंटर, अप्रूव्ड बाय CZA एज इंडियाज फर्स्ट वाइल्ड टाइगर ब्रीडिंग सेंटर। भारत का पहला वाइल्ड टाइगर ब्रीडिंग सेंटर एंड बिलीव टू बी द होम ऑफ लाइस्ट वाइल्ड टाइगर इन वाइल्ड। मतलब वाइल्ड में जो है, जंगल में, वाइल्ड में अब वाइट टाइगर का ये अंतिम घर माना जा रहा है। लेकिन ये इंडिया का फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर है। दोनों बात याद रखना है, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं हो जाना है फर्स्ट और लास्ट में। पार्ट ऑफ रिवाइज्ड मास्टर प्लान ऑफ महाराजा मार्तंड सिंह जोदेव सिवारी। सो रीवा बहुत है, कहाँ पे है रीवा? रीवा मध्य प्रदेश में है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये एरिया सफारी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रीवा इज़ नोन फॉर डिस्कवरी ऑफ वाइट टाइगर मोहन इन 1951। सो रीवा में जो है, जो इनफैक्ट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जंगल है जिसका नाम है गोविंदगढ़। सो गोविंदगढ़, ये कई बार न्यूज़ में रहता है। गोविंदगढ़ जंगल में पहली बार मोहन वाइट टाइगर को खोजा गया था और यहाँ से वाइट टाइगर कंजर्वेशन, इससे पहले वाइट टाइगर के बारे में लोगों को नहीं पता था। 1951 में, जहाँ तक मुझे याद है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1951 में इसे खोजा गया था। खैर चलिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, न्यू रामासार साइट इन इंडिया। जब भी रामासार साइट आते हैं, नए साइट्स आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 4 नया एडिशन है और टोटल रामासार साइट 89 हो गया है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं एडेड हैं? इनफैक्ट इसमें एक जो मैं सबसे पहले जो बात करूंगा, जो आपको याद रखना चाहिए रामासार साइट के बारे में, वो है जो उदवा लेक है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उदवा लेक फर्स्ट रामासार साइट है झारखंड का, और झारखंड ऑब्वियसली बिहार के बगल में है और आसपास के स्टेट से क्वेश्चन BPSC में तो पूछे ही जाते हैं। सो उदवा लेक, वैसे सारे ही इंपॉर्टेंट है लेकिन ये ज़रूर याद रखना है। इंडिया में एक और पॉइंट याद रखना है कि इंडिया में मोस्ट रामासार साइट हैं, एशिया का सबसे ज़्यादा रामासार साइट है और 3rd इन दी वर्ल्ड। ये दोनों फैक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI फैक्ट है जो आपको याद रखोगे। अब बाकी रामासार साइट के बारे में देख लें तो साराकोट्टी बर्ड जो ये जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी है, एंड थिंगरथाल बर्ड सेंचुरी, ये दोनों बर्ड सेंचुरी है, साराकोट्टी एंड थिंगरथाल बर्ड सेंचुरी, तमिलनाडु में दोनों लाई करता है। इसे भी इंपॉर्टेंट रामासार साइट बनाया गया है। एंड
केचरपल्ली वेटलैंड जो है, जो कि सिक्किम में है, अगेन याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने कई बार बताया है, जो सुपरलेटिव्स है फर्स्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो केचरपल्ली जो वेटलैंड है ये सिक्किम का बहुत इंपॉर्टेंट साइट माना जा रहा है और पहला साइट है, इसलिए भी पहला रामासार साइट सिक्किम का, पहला रामासार साइट झारखंड का, झारखंड बहुत इंपॉर्टेंट है, उदवा लेक। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट माउंटेन के बारे में, और माउंटेन्स की चर्चाएं अभी होंगी, जब मैं आगे लेक्चर लूँगा तो मैं डिफरेंट माउंटेन्स के बारे में बात करूँगा। इसमें से एक माउंटेन है माउंटेन तारानाकी माउंगा ग्रांटेड लीगल पर्सनलहुड। देखो जैसे भारत में होती नदियों को हम बेसिकली एक लिविंग दर्जा दे देते हैं, सो नदियों को एक ऐसा स्टेटस दे देते हैं जिनमें उनको लीगल स्टेटस मिल जाता है, ठीक वैसे ही यहाँ पे, ये भारत में नहीं हुआ है, कौन से कंट्री में हुआ है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये न्यूजीलैंड में हुआ है और इसे एक ह्यूमन एंटिटी बनाई। तो ये जो माउंटेन्स है, इस माउंटेन्स का ऐसे ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, यहाँ के जो लोग आसपास के लोग हैं, इसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्रेड, ये रिकॉग्नाइज होता है सेक्रेड बाय मायूरी ट्राइब, जो कि इको स्पिरिचुअल लॉ बेसिकली इकोलॉजी के साथ, और ये जो ईश्वरत्व है, जो स्पिरिचुअलिटी है, वो इकोलॉजी में निहित है, इसकी बात करते हैं मायूरी ट्राइब। थर्ड सच एंटिटी इन न्यूजीलैंड आफ्टर टी उरेगा एंड वाहंगुई रिवर। सो न्यूजीलैंड में ऐसा तीसरा है, लेकिन ये माउंटेन कहाँ है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। माउंट टारानाकी मांगुआ कहाँ पे है, केवल टारानाकी भी ये कह सकते हैं। सो माउंट टारानाकी कहाँ पे है, न्यूजीलैंड में है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और अगेन मैंने केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही सेलेक्ट किए हैं स्टूडेंट्स। सो गल्फ ऑफ मेक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका, और ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली कवर्ड था, मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में बहुत डिटेल बताना होगा। एक ट्रम्प साहब है, आप जानते हैं, दिमाग इनका सही से काम नहीं करता, कहते हैं भारत की इकॉनमी जो है गर्त में जा रही है, ये नहीं जो इनको पता है कि ये खुद ही गर्त में जा रहे हैं। सो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है, इन्होंने February 9, 2025 को गल्फ ऑफ अमेरिका नाम दे दिया किसको, जिसको हम जानते थे गल्फ ऑफ मेक्सिको के नाम से, पहले इसे मैक्सिकन बे कहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 14% यूएस क्रूड ऑयल प्रोवाइड करता है, 48% रिफाइनिंग और 51% गैस प्रोसेसिंग करता है, इसलिए यूएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका बॉर्डर क्यूबा के साथ, मेक्सिको के साथ और यूएसए के साथ लगता है। यहाँ पे देखो ये एक आइलैंड है क्यूबा, इस तरफ तो यूएस है और ये मेक्सिको है, और मेक्सिको के बहुत ही नज़दीक था, प्रोमिनेंटली कवर्ड था, तो गल्फ ऑफ मेक्सिको कहते थे, बट इसे रीनेम कर दिया गया है गल्फ ऑफ अमेरिका के रूप में। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कवरेज रहा है। मैं कल फिर आऊँगा। आज मैंने कवर किया है जनवरी और फरवरी मंथ, इन्वायरमेंट करंट अफेयर्स, अभी केवल इन्वायरमेंट, फिर हम एक एक टॉपिक वाइज थीम वाइज कवर करेंगे। कल मैं करने वाला हूँ फरवरी के बाद मार्च एंड अप्रैल। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।